अगर मोदी और अमित शाह मर्द की औलाद हैं तो बैलेट पे इलेक्शन करा लें और जीत के दिखा दी। एक सीट रानावत है, वो कहती है कि 2014 में हम आज़ाद हुए हैं। उसको गधी को ये नहीं मालूम कि 2014 में नहीं, 1947 में मुल्क को आज़ादी मिली है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। 5 राज्यों के नतीजे आए जिसमें 3 राज्य एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस को तेलंगाना मिला है। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टी की जीत हुई है। इन सभी राज्यों के जो नतीजे आए जिसमें 3 राज्यों में भाजपा जीती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो 3 राज्य, जो 5 राज्यों के चुनाव थे, उसको भाजपा ने सेमीफाइनल डिक्लेयर किया, उनकी सत्ता का सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल किया तो उन्हें बाई हुक और बाई क्रुक जीतना था। ये वोटों से नहीं जीते थे। मैं भी इलेक्शन के दौरान में टच में था, लोगों के बीच में गया हूँ मैं, तो ये वोटों से नहीं जीते। ये इन्होंने, इनके जब वो देखा कि कोरोना के काल में इनके 33 करोड़ देवी देवता फेल हो गए, मंदिरों में ताले पड़ गए, ये हिंदुओं के ऊपर संकट आ गया, ब्राह्मणवाद सामंतवाद के ऊपर संकट आ गया, तब इन्होंने इनके बीच में एक नई देवी पैदा हुई। पहले तो हो चुकी थी, इसका 2014 से इस्तेमाल कर रहे थे। उस देवी का नाम है ईवीएम। ये जो 5 राज्यों के चुनाव जो इन्होंने जीते हैं और लोगों के शक न हो ईवीएम के ऊपर, कांग्रेस उसको दे दिया, टीआरएस से हटा के उसको दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, और वहाँ उधर मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी दे दी। तो ये सब ईवीएम का कमाल है। ईवीएम की सेटिंग से ये सारा खेल हुआ है। शायद आपको मालूम हो कि करीब 19 लाख से ज़्यादा ईवीएम गायब हैं। 19 लाख से ज़्यादा ईवीएम गायब हैं। आज तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई या इलेक्शन कमीशन ने कोई जांच नहीं की कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो ईवीएम बनी और इलेक्शन पहुंची, इलेक्शन में जाने, मतलब इलेक्शन कमीशन को जाने वाली, इलेक्शन कमीशन की उसमें निगरानी में बनती है और हो जाती हैं। तो उसमें 19 लाख, मतलब 19 लाख से ज़्यादा मशीनों का अंतर है। और उन 19 लाख मशीनों को का मिसयूज करके, अदला बदली करके, और उसके अलावा भी देखें कि इसमें एक माइक्रोचिप है। जैसे हमारे मोबाइल में माइक्रोचिप होती है, पूरा मोबाइल कंप्यूटर का काम करता है, कंप्यूटर में माइक्रोचिप होती है। तो इसमें माइक्रोचिप में जैसे आप प्रोग्रामिंग कर देंगे उसी तरह से रिजल्ट देगा। जैसे उसकी प्रोग्रामिंग अलग होती है, इसकी इसकी जो अलग अलग मोबाइलों की अलग अलग उसमें प्रोग्रामिंग होती है, उस तरह से आप देखते हैं। लेकिन अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री ने शपथ भी नहीं लिया। जैसे ही भाजपा की जीत होती है उसके बाद ही जो हवा महल से बालमुकुंद आचार्य जो वहां के एमएलए हैं, जीते हैं, वो सड़कों पे आते हैं अपने फॉलोवर के साथ, अपने साथियों के साथ, और जो नॉनवेज की दुकान होती है, शॉप होती है, उसको लेकर के जो ऑन कैमरा जो उसे संबंधित जो है अथॉरिटी को कॉल करके उनको धमकाते हैं कि क्या इनका लाइसेंस आपने चेक किया, क्या इनके जो खुलेआम जो है मीट बेच सकते हैं, क्या आप इनको समर्थन करते हैं, आप क्या शाम तक इसका दुकान बंद करवाएंगे। इस तरह की जो मामले, इस तरह के मामले जो है चुनाव जीतते ही आता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो बालमुकुंद आचार्य ये साधु सन्यासी टाइप का आदमी है, उसको कॉमन सेंस नहीं है। ये राजपाट चलाने के लिए 3 इकाइयाँ होती हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, अफसरशाही जिसको कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, और न्यायपालिका। उस गधे के बच्चे को इतना नहीं मालूम, सॉरी टू से दैट, कि उसको ये नहीं मालूम कि वो उसके कार्य क्षेत्र का मामला नहीं है कि वो वहाँ फील्ड में जाए, दुकानों को बंद करवाए, दुकानदारों से लाइसेंस मांगे या अधिकारियों को धमकाए। ये उसका काम नहीं है। वो कानून बना सकता है। वो कानून बनाने का काम है कि भाई अगर मुसलमानों की दुकान, गोश्त की दुकान, गोश्त वाले अगर अपने मुर्गे की कोई मान लो वो गोश्त बेच रहा है तो मुर्गी को अपनी दुकान के अंदर रखेगा, वहीं से अंदर से कोई, तो अगर मुसलमान रखेगा, हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं बालमुकुंद आचार्य को, उसकी औकात बता देंगे। अगर मुसलमान, खैर मान लेते हैं कि दुकान, अपनी दुकान के अंदर अपना सौदा रख के बेचेगा, तो बाकी दुकानदार भी सड़कों पर नहीं लगाएंगे दुकान। सड़कों पर नहीं लगेगी। जो सड़क के आगे एनक्रोचमेंट करते हैं, जो बनिया एनक्रोचमेंट करता है, सड़क के बाहर सामान रखता है, उसको बेचता है। अगर मुसलमान गोश्त के जो दुकान चला रहा है, वो अगर दुकान की हद से बाहर आके नहीं कर पाएगा, तो ये बाहर से आके वो भी नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर से हमारा राष्ट्रीय ब्रिगेड नाम का संगठन है, राष्ट्रीय ब्रिगेड हरकत में आएगा, इनको औकात बताएगा। लेकिन वो प्रशासन के सामने प्रशासन को भी मतलब धमकाते हैं, और जो है इसको जो बंद करने का और लाइसेंस चेक करने की बात करते हैं। उनके जो समर्थक हैं वो अलग तरह तरह के नारा लगाते हैं,
तो उसके बाद जो इनकी एक वीडियो आती है जिसमें वो कहते हैं कि अगर मेरी बातों से अगर किसी को दुख पहुंचा हो, ऐसा कोई मकसद नहीं था, तो हम माफी चाहते हैं। तो ये अलग अलग एक ये देखिए वो क्या है कि माफीनामा तो इसलिए है कि धमका दिया होगा उसको, उसके आका ने, उसके ऊपर भी तो आका बैठे हैं जिन्होंने टिकट दी है, जिन्होंने ईवीएम से जिताया है। तो उसका कोई पॉलिटिकल वो एक्टिविटी थोड़ी था कि वो पहले से काम कर रहा था तो जीत गया, या पॉपुलर भी नहीं था। बालमुकुंद आचार्य कोई पॉपुलर व्यक्ति नहीं है तो उसको लोगों ने वोट दे दिया। जब उसको इतना ही ये है, देखिए ये जो आप कहें ये एनार्की नहीं है, ये राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है। 28 मई 2023 से इस देश में लोकतंत्र खत्म और राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? देखिए जब पुराने जमाने में राजाओं का सत्ता हस्तांतरण होता था तो एक संगुल होता था, एक डंडा सा होता था। वो जाने वाला राजा नए राजा को डंडा देता था, दंड, राजदंड जिसको बोला जाता था, उसको सेंगोल के नाम से। ये मोदी ने सेंगोल मंगाया और सेंगोल वहां तमाम कर्म कांड पूजा पाठ करने के बाद में उसको सेंगोल दिया गया पुरोहितों द्वारा। तो सेंगोल देने का मतलब ही साफ है कि देश में लोकतंत्र खत्म, प्रजातंत्र खत्म, अब ये राजतंत्र शुरू है। 23 मई से हम मान लेते हैं, नहीं हाँ 28 मई से, सॉरी 28 मई से हम मान लेते हैं कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, अब वो इस देश के राजा हैं। एज पर ट्रेडिशन, जो सेंगोल की ट्रेडिशन है उसके अनुसार ये मिस्टर नरेंद्र मोदी इस देश के राजा बन गए, तो राजदंड उनको दे दिया गया है उनको पुरोहितों द्वारा। तो ये इतनी बड़ी बदमाशी हो रही है, संविधान को ताक पर रख के हो रहा है। और ये जो वीडियो सामने आ रही थी, जो बालमुकुंड आचार्य महाराज जो है वह अपने समर्थकों द्वारा वहां के साथ वहां पर थे और जो नॉनवेज की दुकानों को धमका रहे थे, वहां प्रशासन भी थी, तो किसी के हाथ में सेंगोल भी इस सेंगोल जैसा कुछ नजर आया है। अच्छा, देखिए वो शायद मैंने नहीं देखा, लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा देखा था जिसमें वो जबरदस्त दुकानों को बंद करवा रहे हैं, उसके चैलेंज पार्ट है और वो उसको गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। वहाँ मेरे ख्याल से कोई पुलिस का अधिकारी भी है जी, उसको कह रहा है कि भाई अभी आप देखो, हम देखेंगे, अभी करेंगे, उनसे गारंटी ले रहा है। तो ये बदमाशी है, ये एनार्की है और ये इसको रामराज नहीं कह सकते, ये राजतंत्र की स्थापना हो गई है। ये साधु सन्यासी जो घूम रहे हैं, मैंने तो एक बार इनको देखा भी था कि भाई इनके जो आईडी प्रूफ कलेक्ट किए जाएं, इनको आधार कार्ड दिए जाएं, इनको ये पीछे से इनकी बैकग्राउंड को पता किया जाए। ये सारे जितने गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे हैं वो साधु सन्यासी बनकर ये हो गए हैं और बीजेपी के शासन में आके ये और उद्दंड हो गए हैं, तो खुली बदमाशी। लेकिन राजस्थान के जयपुर में भी करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष उनकी भी मतलब घर पे जाकर के हत्या कर दी जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए करणी सेना तो सोकाल्ड राजपूतों का एक गैंग था, बदमाशों का गैंग था और उस गैंग के लोगों ने या उसके जो अध्यक्ष था जिसकी आप बता रहे हैं हत्या हुई है, तो जो निश्चित तौर पर सिंह गोगा मेरी जिनकी हत्या हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए गोगा मेरी जो भी है उसका अध्यक्ष है, उसने जरूर किसी के साथ नाजायज किया होगा। ऐसे साधारण परिस्थितियों में कोई किसी की हत्या नहीं करता, साधारण परिस्थितियों में कोई किसी को नहीं मारता, किसी की जान नहीं लेता। अगर उसको मारा गया है तो उसने किसी न किसी के साथ में कुछ ऐसा अनाचार किया होगा, ऐसा व्यवचार किया होगा, ऐसी बदमाशी की होगी, उसने भी शायद किसी को मरवाया होगा, इसलिए उसकी हत्या हुई है। ये तो गैंगवार है, ये तो दो गैंगों का हम मान सकते हैं। उसने उसके गैंग को मार दिया, उसने उसके गैंग को मार दिया, ये गैंगवार है, ये तो बदमाशों का गैंग है। तो ये तो मर जाना कोई वैसी बड़ी बात नहीं। सीएम ने कोई शपथ नहीं ली है अभी, लेकिन बाबा बालकनाथ योगी जो सीएम के रेस में है, वो उनकी वीडियो एक मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी माफिया है वो राजस्थान छोड़ के चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, वहां का आप आधार कार्ड वगैरह बनवा लें, नहीं तो फिर छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो क्या लगता है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का जो दूसरा मॉडल वहां पर जो है देखने को मिलेगा? देखिए उत्तर प्रदेश में जो है रोगी आदित्यनाथ है, रोगी है, मानसिक रोगी है। और दूसरा मुझे भी ये भी लगता है कि बाबा बालकनाथ भी ये भी मानसिक रोगी है। इसको नहीं पता कि प्रजातंत्र क्या है, इसे नहीं पता कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता। ये सारा गैर कानूनी असंवैधानिक है। अगर राजस्थान में ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, तो निश्चित तौर से इस देश की जनता जो बहुजन समाज है वो खामोश मूक दर्शक नहीं बना रहेगा, खामोश नहीं रहेगा। और निश्चित तौर से बहुजन समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर मुसलमान भाइयों के साथ में बदमाशी होती है तो हम राष्ट्रीयता ब्रिगेड, हमारा जो संगठन है, वो हरकत में आएगा, इनकी जूतों से खबर देगा। तो क्या लगता है जिस तरह से भाजपा जो 3 राज्यों में भाजपा की सरकार मतलब जीत हुई है और एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जो वहां पे बुलडोजर चलाए गए, तो इस तरह की जो खबरें आ रही है, तो क्या लगता है लोकतंत्र की हत्या हो चुकी और राम राज्य की शुरुआत कल्पना कर सकते हैं? 28 मई 2023 को देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। 28 मई 2023 को जब साधु शैतानों ने इसको मोदी को संगुल दिया गया। संगुल का, प्रजातंत्र में संगुल का क्या मतलब है?
ये संकुल लेके आया, नई उसमें किया, तो यहाँ 28 मई 2023 से लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया है। ये नरेंद्र मोदी इस देश का राजा बन गया है और राजतंत्र में इस तरह की बदमाशियां होती हैं, वो आप जो दिखाई दे रही हैं बदमाशियां। और जहाँ तक ये 3 राज्यों की बात है, बीजेपी जीती नहीं है। अगर मोदी और अमित शाह मर्द की औलाद हैं तो बैलेट पर इलेक्शन करा लें और जीत के दिखा दें एक सीट पर भी। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ। ये ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई थी ना। कांग्रेस लेके आई, देखिए कांग्रेस ये राजीव गांधी लेके आया, क्यों लेके आया? उसे मालूम था कि अब दलित और मुसलमान लंबे समय तक अब इन सब हिंदुओं को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले हैं। तो उसने कहा कि इसमें तो मशीन है, वो है कंप्यूटर, तो जानता ही होगा। तो वो सारे बदमाश जानता था कि ये दलित और मुसलमान अब कांग्रेस को ज्यादा लंबे समय तक वोट नहीं देंगे, इसलिए वो सत्ता में रहने के लिए वो मशीनों के लिए आया। ऑब्सोल्यूट मशीन आई हैं जो दूसरे देशों से खत्म हो गई हैं, उन मशीन को लेके आया है। मशीन बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अमित शाह मोदी में अगर ये अपने बाप की औलाद हैं तो ये आज ये इन तीनों राज्यों में ये आज मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सा उनके प्रति जो है थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गलत मुझे बोलना पड़ रहा है। ये मशीनों से 2014 से वो कौन सी वो नाचने वाली है जो हीरोइन क्या है, कौन सी रानावत है, वो कहती है कि 2014 में हम आजाद हुए हैं। उसको किसी को ये नहीं मालूम कि 2014 में नहीं, 1947 में मुल्क को आज़ादी मिली है, और वो आज़ादी सवर्णों की थी, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की आज़ादी नहीं थी। तो उसे आज़ादी का एहसास हुआ कि गुंडों की सरकार आई 2014 से। तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि 2014 में अगर हम आजाद हुए हैं, हाँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा ही पार्टी, बीजेपी पार्टी से थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो हमारे ऐसा उसको यूं कहा जा सकता है कि वो गुलाम देश के प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल, देखिए वाजपेयी तो ऐसा मीठा ठग था कि वो अपनी बातों में लोगों को फंसाता था, समझ गए? पक्का संगी था, पक्का ब्राह्मण था, ब्राह्मणवाद का पक्का पोषक था, और बहुत सारे परिवर्तन हुए उसके टाइम पर। जो वो लेके आया ना, ये जो प्राइवेट एलपीजी लेके आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आरक्षण को खत्म करने की उसी के टाइम से शुरुआत हुई। संविधान समीक्षा की बात उसने की। तो ये सारे जो बदमाश हैं, ये 2014 से गुंडा राज स्थापित हुआ है, और गुंडा राज को अगर कोई नाचने वाली कहती है कि वो आज़ाद हुई है, गुंडों के चलते हुए गुंडों के राज में वो आज़ाद समझती है, तो इससे ज़्यादा उसको इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो कह सकते हैं कि अगर जिस तरह से जब जहां कांग्रेस चुनाव हारती है वहां जहां बीजेपी की जीत होती है, तो फिर अक्सर जो है जो ईवीएम का टेकरा फोड़ा जाता है। तो क्यों नहीं जितने भी विपक्ष दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, विरोध क्यों नहीं करती है? सिर्फ जो है अपना एक हार का एक सहारा, मतलब डायरेक्टली हार स्वीकार नहीं करके ईवीएम पे टेकरा फोड़ती है। ऐसी बात नहीं है। ये जो बैलेंस बना के चलते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस जीत गई, तो ये इसलिए कि ईवीएम पे उंगली न उठाए, कहीं कहीं कांग्रेस को दे दिया इस इलेक्शन से, पिछले इलेक्शन में मतलब कर्नाटक में दे दिया, और कर्नाटक से पहले भी हुआ था इसका इस इलेक्शन से पहले गुजरात का और हिमाचल का, उसमें हिमाचल इसको कांग्रेस को दे दिया। तो ये बैलेंस बनाते हैं कि लोगों को शक न हो ईवीएम के नाम पर, हम ईवीएम से जुट रहे हैं, इसलिए वो सेटिंग करते हैं। कांग्रेस बीजेपी एक ही बात है, सब ब्राह्मणवाद और उसके सामंतवाद के है, सवर्ण हिंदुओं की पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक ही है। ये 10%, मुश्किल से 10% जो सवर्ण हिंदू है उनकी पार्टियां हैं, तो वो ईवीएम पे क्यों बोलेंगी? जबकि अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ऐलान कर दिया कि नहीं, देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इस ईवीएम पर रोक लगाए। अभी जर्मनी में भी मतलब उनके सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर पर वहाँ ईवीएम खत्म हुई है, बांग्लादेश से खत्म हो गई, पाकिस्तान से ईवीएम का खेल खत्म हो गया, तो यहाँ इंडिया में क्यों चल रहा है? यहाँ भी ईवीएम का खेल। मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर अमित शाह और मोदी मर्द के बच्चे हैं तो वहाँ बैलेट पर तीनों राज्य में, पांचों राज्यों में बैलेट पे इलेक्शन करा के देख लें, और अगर वो 10 भी सीटें जीत जाएं तो अभी मैं जो मर्जी मुझे सजा दे, मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह ने कहा कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, और हम गृह मंत्री अमित शाह को भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मर्द के बच्चे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाए। वही मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को भी यकीन है कि जनता जनार्दन है, जनता उनके साथ है, यही वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या और भी राज्य में उनकी जीत हुई है, तो क्यों ना जब जनता आपके साथ है तो आप बैलेट पेपर से अगर चुनाव करेंगे तो भी आपकी जीत होगी, ईवीएम से चुनाव हुए तो भी जीत हुई है, तो क्यों ना एक बार बैलेट पेपर से इस चुनाव को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके देखा जाए। इन सभी मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।